Good evening and welcome to the class. With the hope that you all are doing well, let us get today's session. आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए हम यहाँ हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिया है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स का। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड के आर्टिकल 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, और इन आर्टिकल में से वो फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को मेनली प्राप्त है वो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 के अंतर्गत। यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसमें से जो 14 से लेकर 32 के आर्टिकल हैं उनमें वो फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है इन 14 से लेकर 32 के बीच के आर्टिकल में, जो इंडियन सिटीजन्स को गिवन है, इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। तो अब देखिए यहाँ से जो फंडामेंटल राइट्स है, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक, इस फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक को हमें अक्सर करंट से रिलेट करके पढ़ना होता है, करंट से रिलेट करके हमें देखना होता है। अक्सर फंडामेंटल राइट्स, आपको ये पता है कि लेटेस्ट केसवानंद भारती केस तक ये क्लियर हो चुका था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड व्हाइल कीपिंग इन माइंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ये केसवानंद भारती केस तक क्लियर हो चुका था। तो अगर ये अमेंडेबल है तो करंट में या कभी भी पहले शुरू से लेकर अब तक कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसे हमें करंट से रिलेट करके देखना होता है। इससे रिलेटेड कोई जजमेंट आया, इससे रिलेटेड कोई केस चला, तो हमें इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के चलना होता है। अगर आप पिछले सालों के कुछ पेपर को, अगर पिछले सालों के क्वेश्चन को अगर आपने ट्रेस किया हो, उसको अगर एनालिसिस किया हो, तो आपने देखा होगा कि 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। ये जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही है। राइट टू प्राइवेसी पे एक सुप्रीम कोर्ट का उस समय जजमेंट आया था, जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक जजमेंट था, और उसी जजमेंट के चलते लगभग 2017 के आसपास ही 2017 में ये जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी में। और राइट टू प्राइवेसी को लेकर ही 2017 में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आया। और इसलिए कि फंडामेंटल राइट्स, हमने अभी आपको बताया कि ये इस टॉपिक को करंट से रिलेट करके हमें पढ़ना होता है। 2017 में आपको ये पता होगा कि 2016 में आया था आधार स्कीम, आधार स्कीम लाया गया था 2016 में। और इस आधार स्कीम को लेकर लोगों के मन में इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उनके राइट टू प्राइवेसी, जो आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी वाले में एक पार्ट आता है राइट टू प्राइवेसी, उसका कहीं ना कहीं उसको डिसमेंटल कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंचा रहा है। इस बात को लेकर कि लोगों का जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है आधार स्कीम में जो फिंगर लेने का था, जो बायोमेट्रिक डाटा वगैरह का प्रोविजन था, उसी के अंतर्गत इस बात का लोगों के अंदर डर हो गया कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से लोगों के राइट टू प्राइवेसी को खतरा है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला जिसका निर्णय आया था 2017 में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। इसी कारण आपने देखा कि 2017 में एक क्वेश्चन आ गया, फिर 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19 में एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2014 में। यहाँ पे देखिए जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अपना जो ये डिस्कशन है वो होगा लगभग 4 से 5 पार्ट में। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन के रूप में है। फंडामेंटल राइट्स का हम टोटल ओवरव्यू ले रहे हैं, और इस ओवरव्यू में हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हुए, जब 1950 में, आपको ये पता होगा कि 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, और 1951 से लेकर और अब तक कितने केसेस हुए हैं, चाहे वो शंकरी प्रसाद का केस 1951 का हो, चाहे 1967 का गोलकनाथ का केस हो, चाहे केशवानंद भारती 1973, ये सारे केसेस जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हुए थे, उन सारे केसों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम आपसे उम्मीद करता है, किस तरह का प्रिपरेशन आपसे यूपीएससी
चाहता है। तो इससे रिलेटेड हम आज सारा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, यही है कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो टॉपिक है इसे अक्सर करंट के मुद्दों में रहता है और करंट से उठा के क्वेश्चन डायरेक्ट कितने बार पूछा जा चुका है। और इसी क्रम में एक 2014 में जो क्वेश्चन आया था आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड, आर्टिकल 19 में कहा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक व्यक्ति को अपने स्पीच और एक्सप्रेशन का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, वो किसी भी तरह का बात विवाद कर सकता है। तो आर्टिकल 19 के तहत उसे ये अधिकार प्राप्त है, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? वाई डू द फिल्म्स ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन? तो देखिए, जो आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या इसके तहत जो हेट स्पीच है वो शामिल है? तो देखिए, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अगर लोगों को अगर गिवन है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एक टॉपिक को यहाँ से ध्यान से देखिए, एक टर्म आता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हिंदी में इसे कहते हैं युक्तिवक्त निर्बंधन। तो ये जो टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो टॉपिक है वो हर एक फंडामेंटल राइट्स के पैरेलल चलता है। हर एक अगर कोई भी अगर आपको प्रावधान दिया गया, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपको आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप अपने भाषा और अभिव्यक्ति को प्रदर्शन करिए, लेकिन उस प्रदर्शन के समय, उस अपने राइट को यूज करते समय आप ये भी ध्यान दीजिए कि उस राइट से किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं हनन न पहुंचे, कहीं ना कहीं उसे डिसमेंटल ना हो। तो इसलिए हर एक राइट्स के साथ साथ, हर एक फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके पैरेलल चलता रहता है। तो इसी कंडीशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान हेट स्पीच के रूप में किया गया है कि आप अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज तो करिए, आप अपने आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स का यूज तो करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपके अपने फंडामेंटल राइट्स के यूज से सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स को कहीं किसी भी तरह से उसको नुकसान ना पहुंचे, कहीं ना कहीं उसे हनन ना हो। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुआ किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछा। अब आगे अगर हम बढ़ें तो इससे रिलेटेड जो केस लॉज हुए थे उन केस लॉज को अगर हम ध्यान दें तो आपको ये पता होगा कि 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी समय अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन थे। तो देखिए, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के तुरंत बाद 1951 से ही लोगों के मन में, जो अलग अलग सिटीजन्स थे, उनके मन में इस बात का क्वेश्चन, ये बात अराइज होने लगा और इस बात का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या वो अमेंडेबल है, क्या फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स सबके लिए एब्सोल्यूट है या फिर क्वालिफाइड है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को किस हद तक एक सिटीजन यूज कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को किस हद तक लोग अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होने लगे। तो 1950 के तुरंत बाद आया 1951 में एक केस, जो केस क्या था, शंकरी प्रसाद का केस। और शंकरी प्रसाद केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वो क्या आया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, उसे उसके किसी भी प्रोविजन को बदला जा सकता है, किसी भी प्रोविजन को हटाया जा सकता है, किसी भी प्रोविजन की जगह पे दूसरा प्रोविजन लाया जा सकता है। यहाँ से शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में। फिर उसके तुरंत बाद आया आईसी गोलकनाथ का केस। ये कौन सा केस था? शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में। उसके बाद आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस आया था 1967 में। ये जो केस था, इस केस में यहाँ से फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आया, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला मैटर था वही राइट टू प्रॉपर्टी इस शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और फिर से केशवानंद भारती केस, इन तीनों केसों में जो मेन मुद्दा था वो राइट टू प्रॉपर्टी का था। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप पीछे का अगर हिस्ट्री थोड़ा सा अगर पढ़े हो, तो क्या हुआ था इस समय, इस टाइम पे 1951-50 के टाइम पे भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड कानून पास किया गया था कि वहाँ पे जितने भी लैंडलॉर्ड से, जितने भी जमींदार थे, उन जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीनें थीं। जो गरीब किसान थे, जो उनके खेत में काम करने वाले थे, उनके पास काफ़ी कम ज़मीनें थीं। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी का भावना था,
इनइक्वालिटी को, भावना को मिटाने के लिए, इनइक्वालिटी का जो भी वहाँ समावेश हो चुका था उसे खत्म करने के लिए आया भूमि अधिग्रहण का प्रावधान। उसमें हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने बड़े बड़े किसान जमींदार थे उन जमींदारों की का जमीन लेकर और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था गवर्नमेंट। तो यहाँ से, और उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब भैया एक बात बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब कि हर एक व्यक्ति का जो अपना संपत्ति है, वो संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो स्वयं उसके पास है। वो व्यक्ति प्राइवेटली उस संपत्ति का मालिक है। तो अगर उस संपत्ति का मालिकाना हक हमारे पास है तो फिर उस जमीन को लेकर दूसरों में विभाजित क्यों किया जा रहा है? यहाँ से व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का हनन होने लगा। फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं डिसमेंटल, और इसी बात को लेके भागे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। और यहीं से शंकरी प्रसाद केस और गोलकनाथ केस आया। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर है फंडामेंटल राइट्स और लोगों के बीच इक्वलिटी लाना है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स से हमें छेड़खानी करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना पड़ेगा। यहां से आया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। गोलकनाथ केस में क्या हुआ? गोलकनाथ केस में इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया, अपने पिछले जो शंकरी प्रसाद केस था उस केस के जजमेंट को ओवररूल करते हुए गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब कि सिंस फंडामेंटल राइट्स टेक्स द इम्यूटेबल एंड ट्रांसीडेंटल पोजीशन, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें फंडामेंटल राइट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं कि अडिग पोजीशन रखता है, जो जो आदर्श समाज है, आइडियल कंट्री है, उसमें रहना भी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी का हमारे देश के अंदर अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना था, उसलिए उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को अपने देश में रहना काफ़ी जरूरी था। इसलिए फंडामेंटल राइट्स सिंस टेक्स द इम्यूटेबल एंड ट्रांसीडेंटल पोजीशन, गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर उसके बाद आया 1973 का केशवानंद भारती केस। 1973 में क्या आया? केशवानंद भारती केस। इस केस में क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन वहीं से एक टर्म का इंट्रोड्यूस हुआ जो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट महोदय, लेजिस्लेचर महोदय, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर द अमेंडेबल पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, बट व्हाइल कीपिंग इन द माइंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप अमेंड तो करिए, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर उससे डिस्टर्ब ना हो। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने इंडियन सोसाइटी में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, अगर आपको याद हो प्रियम्बल में के जो उसमें कीवर्ड्स थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब जो टर्म है ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का ही काम करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी से रिलेटेड, रिपब्लिक से रिलेटेड, सोवरेन, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप अमेंडमेंट करेंगे। यहाँ से आया केशवानंद भारती केस, और यहाँ से निकला कि फंडामेंटल राइट्स फाइनली ये डिसाइड हुआ, फाइनली ये जजमेंट आया कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है। ये आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का पावर है, उस अमेंडमेंट पावर के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। ठीक, यहाँ इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, तो अगर आपने रिसेंट में घटना हुआ था एक 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया 2018 में। इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 21 के बारे में आपको पता है। आर्टिकल 21 बात करता है पर्सनल लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम ऑफ लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का प्राप्त है आर्टिकल 21 के तहत। लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी ये प्राप्त है आर्टिकल 21 के तहत। अब देखिए 2018 में क्या हुआ। 2018 में एक फेमस केस हुआ था, जो केस था अरुणा रामाचारी शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से 2011 में एक केस पारित किया गया था। एक केस पिटीशन फाइल हुआ था। उसमें क्या था कि लोगों का जो जीवन जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन यहाँ से जो 2018 में जो उस केस का जो जजमेंट आया, उसमें
जो पैसिव यूथेनेसिया नाम का जो टर्म था, पैसिव यूथेनेसिया क्या था, पैसिव यूथेनेसिया को समझिए। पैसिव यूथेनेसिया होता क्या है? पैसिव यूथेनेसिया का मतलब कि सम्मानजनक मृत्यु प्राप्त करने का भी किसी व्यक्ति को अधिकार उतना ही है जितना कि उसे सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। तो 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया पैसिव यूथेनेसिया को, उस में क्या किया गया कि आर्टिकल 29 के स्कोप को और बढ़ाते हुए उसने पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को भी वैलिड घोषित किया। वहां से इस बात को का कॉन्स्टिट्यूशनली उसे प्रोविजन दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात को प्रूफ किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसे दिया गया, संवैधानिक उसे ठहराया गया कि पैसिव यूथेनेसिया संवैधानिक है। पैसिव यूथेनेसिया को इन्वॉल्व करके आर्टिकल 21 में उसके स्कोप को और बढ़ाया गया, यहाँ से एक अमेंडमेंट हुआ। तो पैसिव यूथेनेसिया आखिर होता क्या है? तो अगर इसके अंतर्गत मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इस तरह से उसकी परिस्थिति है कि अब अपना अंतिम सांस वो ले रहा है, यानी कि डॉक्टर को भी इस बात का पता चल चुका है कि इसे बचाना 99% अब संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर डॉक्टर को और अगर मरीज, अगर पेशेंट भी इस बात का डिक्लेरेशन दे दे और डॉक्टर को भी ये लग जाए कि हाँ इसका बचना अब संभव नहीं लगता, तो उसका जो भी वेंटिलेटर का जो सिस्टम होता है, उसे जो मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है उस सपोर्ट को हटा दिया जाता है और उसे जो सम्मानजनक मृत्यु है, नॉर्मली उसे आराम से मृत्यु प्राप्त कर ले, इस बात का प्रावधान किया गया पैसिव यूथेनेसिया में। आर्टिकल 21 के स्कोप को बढ़ाया 2018 में। तो ये जो रिसेंट का जो न्यूज आता है, इस रिसेंट के न्यूज को फंडामेंटल राइट से ओवरलिंक करके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, करंट से रिलेटेड जो मुद्दे घटित हो रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, इन सारे बातों को लिंक करते हुए फंडामेंटल राइट्स को समझना होता है, तब जाके अपना फंडामेंटल राइट्स पे अच्छी पकड़ बनती है। अब आगे देखिए, अब आगे चला जाए फंडामेंटल राइट्स में। तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है आखिरकार। हमने तो ये तो देख लिया इसके पीछे का जो केस लॉज हुए थे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच के जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 के, ये जो आर्टिकल है, ये जो सिटीजन्स को मेनली जो राइट दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो आते हैं 14 से लेकर 32 के बीच। तो यहाँ से अब देखिए, जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे एक टर्म से बुलाया जाता है, एक टर्म से इसे संबोधित किया जाता है, वो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वाई पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट टू बी मैग्ना कार्टा। तो देखिए, जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के समरी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन इंग्लैंड में, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंग्लैंड के सिटीजन्स के लिए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी है जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के समरी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो बाकी सारे पार्ट से काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो इसी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे से कहा गया मैग्ना कार्टा, सिंस द मैग्ना कार्टा यूज्ड फॉर द टर्म समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम, for the citizens of England, and by realizing that the importance of Magna Carta, the part 3 of Indian Constitution are said to be the Magna Carta of Indian Constitution। तो यहाँ से देखिए, अब आया फंडामेंटल राइट्स जो है, वो फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटीड है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटीड है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब, और इसको अगर एक टर्म में देखा जाए तो ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कहने का मतलब, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। जस्टिसिएबल कहने का मतलब कि अब आपने अगर फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल नंबर 32 है, यहाँ से आर्टिकल नंबर 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 है वो इंडियन सिटीजन्स को किस तरह का फंडामेंटल राइट्स, किस तरह का पावर देता है कि
आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 31 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरह से हनन अगर होता है, किसी भी सिटीजन्स के अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस बात का अपील दायर कर सकता है वो कि हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, और इस बात का प्रावधान है कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश करवा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करवा सकता है। उसके बाद देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसके बारे में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ऑफ लॉज को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जो कानून का शासन है वो कानून का शासन लागू करता है, मेन का शासन नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में हुआ करता था डेमोक्रेसी, तो भैया अब आया है। पहले के ज़माने में हुआ करता था मोनार्की। मोनार्की में क्या हुआ करता था कि जो राजतंत्र था, इस कंडीशन में जो पावर था वो पावर सिंगल मैन के अंतर्गत किंग या क्वीन के पास था। किंग या क्वीन सारे पावर, मैक्सिमम पावर था, मैक्सिमम राइट्स था, वो इनको प्राप्त था। जो नागरिक हुआ करते थे, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, पीपल्स को बहुत ना मात्रा में राइट्स दिए गए थे, बहुत कम राइट्स का प्रावधान था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोनार्की से जैसे जैसे डेमोक्रेसी के तरफ लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की इच्छा हुई, तो धीरे धीरे ये सब किंग और क्वीन के पावर को कम किया गया और व्यक्ति विशेष के पावर को, पीपल के पावर को बढ़ाया गया। तो यहीं से मोनार्की और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था वो मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता आया। और यहाँ से यही हुआ कि अगर डेमोक्रेसी का शासन अगर इस्टेब्लिश होगा तो डेमोक्रेसी में भैया सबसे ऊपर कौन है? डेमोक्रेसी में सिटीजन ऊपर आ जाते हैं। जो भी कानून बनाने का पावर है या कानून लागू करने का पावर है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पावर है, भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके हाथ में होता है? सिटीजन के हाथ में। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि अब देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में पावर होता तो क्या कानून का शासन स्थापित हो पाता? क्या कानून उसमें काम करता? नहीं। तो यहाँ से मेन पावर को हटाकर लॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लॉज इस्टेब्लिश किया गया। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मेन। जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ मेन, एक सिंगल किंग और क्वीन का या किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर न देते हुए फंडामेंटल राइट्स इस बात का प्रावधान करता है कि उसके उस राज्य के अंतर्गत, उस देश के अंतर्गत आने वाले हर व्यक्ति के पास पावर है, हर व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स के तहत उसे सिविल या फिर कहिए तो हर एक तरह का राइट प्रावधान किया गया, हर एक राइट दिया गया है। तो यहाँ से अब आगे अगर हम बढ़ें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स को आखिर फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स, जो नागरिकों को दिए गए राइट्स है, उन फंडामेंटल राइट्स में भी फंडामेंटल है। ये वो बेसिक राइट्स है जिस राइट्स के तहत हर एक व्यक्ति अपने आप को इस कंट्री में, इस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रोविजन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ से इसी कारण इसे फंडामेंटल कहा गया कि ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हर एक व्यक्ति को इंडिया में रहने के लिए गिवन है। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स को और आगे, तो शुरू में जब फंडामेंटल राइट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय जो फंडामेंटल राइट्स से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेवन फंडामेंटल राइट्स टोटल दिया गया था जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। तो वहाँ से जो 7 कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो 7 कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक बात करता है राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी। जो दूसरा फंडामेंटल राइट्स है वो दूसरा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम बताता है। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक राइट टू फ्रीडम। फिर आता है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 एंड 24 इस बात की गारंटी देता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरह का आपके साथ अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट से अपने फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करवा सकते हैं, उस फंडामेंटल राइट्स को आप इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। तो ये बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 24। यानी 23 और 24 ये जो आर्टिकल बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके बाद है जो नेक्स्ट है वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
25 से लेकर 28 तक अगर बात किया जाए तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये बात किसके बारे में करता है? जो आर्टिकल नंबर 29 है और आर्टिकल नंबर 30 ये बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और आर्टिकल नंबर 31 था, ये बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी। ये ध्यान दीजिएगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये राइट टू प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में इसे हटा दिया गया। जो उस समय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इन्हीं सारे केस लॉज को अभी हमने जो पहले देखा, सारे केस लॉज से रिलेटेड होते हुए अगर फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे रखा जाता फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी में, फिर कई तरह की मुसीबत, कई तरह का परेशानी, कई तरह के क्वेश्चन अराइज हो रहे थे। अब आप मान के चलिए बाई चांस कि अगर एक कंडीशन आप गवर्नमेंट के सामने अगर आ जाए कि गवर्नमेंट को बनाना है, एक हाईवे का निर्माण करना है, गवर्नमेंट को एक लंबा रोड बनाना है, 2000 किलोमीटर का एक रोड बनाना है। अगर उस रोड के उस हाईवे के बीच में अगर बाई चांस आपका घर आ जाता है, उस कंडीशन में क्या हाईवे को मुड़ाया जाएगा? नहीं। वहाँ से इसी कारण से फंडामेंटल राइट्स को वहाँ से हटाया गया कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी व्यक्ति का अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाता है तो उसे साइड में किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स से हटाकर, हाँ ये अलग बात है कि उसके लिए उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा दिया जाता है, लेकिन वहाँ से उस कंडीशन में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रह जाता। इसी कारण जो फंडामेंटल राइट्स में था आर्टिकल नंबर 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, इसे फंडामेंटल राइट्स के श्रेणी से हटाया गया। और उसके बाद आता है जो लास्ट है वो है आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आता है आर्टिकल नंबर 32 में। इस आर्टिकल, अब देखिए, अब हम यहाँ से जो ओवरव्यू तो हमने ले लिया कि फंडामेंटल राइट्स में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स उस समय थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में हटाया गया। ये तो हमने देख लिया कि अब इस समय चूंकि आर्टिकल 31 वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट्स था वो हटा दिया गया, इसलिए अब जो प्रेजेंट में जो कंडीशन है उस समय अपना फंडामेंटल राइट्स ओनली 6 है, केवल 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले हुआ करते थे 7, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स का पूरा ओवरव्यू ले लिया। अब हम इस एक एक फंडामेंटल राइट्स को के बारे में अब डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद आता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो हमने एक टर्म लिखा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस तरह से काम करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में, तो देखिए अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ना होता तो मान के चलिए कि अपने देश में कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि देश में इमरजेंसी का सिचुएशन है, देश में वार छिड़ा हुआ है, वार चल रहा है और उस वार का इंडिया भी एक तरह का हिस्सा है, उस वार में इंडिया भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ के किसी नागरिक ने क्या किया कि उसे आर्टिकल 19 के तहत उस व्यक्ति को प्राप्त है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसी के अंतर्गत आता है एक और राइट टू प्रेस, राइट ऑफ प्रेस। इस राइट का यूज करते हुए और उसके बाद एक और आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट्स में एक और राइट्स का प्रावधान है, राइट टू मूव एंड सेटल, राइट टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां से देखिए, अब किसी व्यक्ति ने क्या किया कि देश में वार का सिचुएशन है, देश में इमरजेंसी लगा हुआ है, उसने अपने इस राइट का, राइट टू मूव एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया का, इस राइट का यूज करते हुए वो क्या किया, वार वाले क्षेत्र में चला गया। अब वार वाले क्षेत्र में चले जाने के बाद एक तो अपने फंडामेंटल राइट्स का ये यूज किया, उसके बाद वो क्या किया कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्राप्त राइट टू प्रेस का यूज करके उसने क्या किया, इंडिया यहाँ जो भी नीतियां बना रही है, इंडिया यहाँ जो भी रणनीति बना रहा है अब युद्ध से निपटने के लिए, युद्ध से बचने के लिए, उसने क्या किया, इसका राइट टू प्रेस का यूज करते हुए इसे टेलीकास्ट कर दिया, इसे वायरल कर दिया। तो भैया हुई ना गड़बड़। तो इसीलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान किया गया कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का
प्रयोग इस तरह से नहीं करेगा कोई भी नागरिक कि उस फंडामेंटल राइट्स के प्रयोग से अपने देश के इंटीग्रिटी को, यूनिटी को, जो अपने देश का बाहरी देशों के साथ, विदेशों के साथ जो अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं उसे डिसमेंटल करे, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। इसी कारण से इन्हीं सब वजहों से बचने के लिए जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसके पैरेलल चलता है। हर एक फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। आई बात समझ में यहां तक? देखिए, क्या हमने देखा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन था, जो भी उसे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो भी केस लॉज हुआ, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हमने आज लिया पूरा पूरा ओवरव्यू। अब फंडामेंटल राइट्स का हम जो डिटेल डिस्कशन है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स का उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर एक फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, वहां पर हम सारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।